जय हिंद, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का ओम श्री पाठशाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक शांत मन एक थके हुए मन से बेहतर सोच सकता है। आज से हम शांत रहकर अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाएंगे। इन्हीं प्रेरणात्मक विचारों के साथ शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर सेशन को। साथियों, आज के करंट अफेयर सेशन में हमने 27, 28, 29 और 30 मार्च के करंट अफेयर को भी शामिल किया है। तो आज का ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, किंतु इसमें इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँचे 3 नए एस्ट्रोनॉट। जानेंगे किस किस देश से हैं। मुंबई पहली बार एशिया की बिलियनियर कैपिटल बन गई है। भारत में बने तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान है, उन्होंने पहली बार उड़ान भरी है। गाज़ा में सीज़ फायर का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास कर दिया गया है। अडानी पोर्ट्स ने एक और बंदरगाह खरीदा है। मोहम्मद यूसुफवानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के नए एडिशनल जज बने हैं। इनकम टैक्स ने कांग्रेस को 1823 करोड़ का नोटिस भेजा है। विक्रम रॉकेट ने फेज़ 2 का सफल परीक्षण पास कर लिया है। निधु सक्सेना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO बने हैं। अडानी ग्रुप की कच्छ कॉपर ने प्रोडक्शन शुरू किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अडानी पावर के साथ मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट में 26% की हिस्सेदारी खरीदी है। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी लोकपाल न्यायिक सदस्य बने हैं। IPS सदानंद वसंत दाते NIA के नए DG बनाए गए हैं। रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद का निधन हुआ है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने T+O सेटलमेंट सिस्टम की घोषणा की है। लंदन के साइंस म्यूजियम में खुली अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। फ्लोरिडा गवर्नर रॉन डी सेटिन्स ने सोशल मीडिया के रिस्ट्रिक्शंस को लेकर नया कानून बनाया है। EV चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा और HP के बीच डील हुई है। हरियाणा ने बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जीती और पहली बार मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में सऊदी अरब की कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करेंगी। तो आइए खबरों को जानते हैं विस्तार से, जो कि तमाम सरकारी नौकरियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचे हैं 3 एस्ट्रोनॉट, और जो कि नासा के एस्ट्रोनॉट हैं ट्रेसी कैल्डवेल डायसन, रशियन कॉस्मोनॉट ओलेग नोवेस्की और बेलारूस की स्पेस फ्लाइट पार्टिसिपेंट मरीना वासिल्स्काया। ये 26 मार्च को रूस के सोयूज़ MS-25 स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए। तस्वीर में आप देख रहे हैं ब्लू कलर की ड्रेस में सोयूज़ MS-25 के 3 क्रू मेंबर्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक्सपेडिशन 70 क्रू के साथ। ये तस्वीर नासा द्वारा ली गई है। नए क्रू मेंबर्स के स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद वहां एस्ट्रोनॉट्स की कुल संख्या 10 हो गई है, यानी पहले से वहां 7 मेंबर्स मौजूद थे। स्पेसक्राफ्ट को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 23 मार्च को शाम 6:26 कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया। रूस की कॉस्मोनॉट नोवित्स्की और बेलारूस की मारिना वासिल्स्काया 12 दिन स्टेशन पर रहेंगे। नासा की एस्ट्रोनॉट लोरल ओहारा भी नोवित्स्की और वासिल्स्काया के साथ 6 अप्रैल को लौटेंगे। ओहारा जब पृथ्वी पर सोयूज स्पेसक्राफ्ट के साथ वापस लौटेंगी तो अंतरिक्ष में 204 दिन बिता चुकी होंगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है। ये अंतरिक्ष में मानव निर्मित सबसे बड़ी और चमकदार वस्तु है जिसे पृथ्वी से देखा जा सकता है। एस्ट्रोनॉट माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट में कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहाँ जाते हैं। आगे खबर है, गाज़ा में सीज़ फायर का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा पास कर दिया गया है। बीते 25 मार्च को इजराइल हमास में 5.5 महीने से जारी जंग के बीच पहली बार गाज़ा में सीज़ फायर के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव पारित हुआ है। रमज़ान के महीने में हुई इस बैठक के दौरान 15 में से 14 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि अमेरिका ने वोटिंग से दूरी बनाई। गाज़ा में सीज़ फायर के लिए लाए गए प्रस्ताव पर 14 देशों में सहमति जताई, जबकि अमेरिका वोटिंग से दूर रहा। इस प्रस्ताव में बिना शर्त के सभी बंधकों की तत्कालीन रिहाई मांग की गई है। पहली बार है जब अमेरिका ने सीज़ फायर के प्रस्ताव पर वोट नहीं डाला है।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्तावों को अंतर्राष्ट्रीय कानून माना जाता है। सदस्य देशों के लिए इनका पालन करना जरूरी होता है। हालांकि इजराइल ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि वह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य नहीं है, किंतु यह जरूरी है कि सदस्य देशों की सहमति से इजराइल पर कई प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी मेंबर हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी शामिल है। इन्हें ही वीटो पावर मिला हुआ है, जो कि काफ़ी अहम होता है। सुरक्षा परिषद बिना इन 5 देशों की रजामंदी के कोई भी प्रस्ताव पारित या लागू नहीं कर सकती। तो वीटो पावर एक इम्पोर्टेंट पावर है जो कि 5 स्थायी मेंबरों के पास है। ये मैप में देख सकते हैं इजराइल जो पिछले साल से चर्चा में बना हुआ है। वर्ल्ड मैप में लोकेशन मेडिटेरियन सी के पास इजराइल है, जिसकी कैपिटल जेरूसलम है। जेरूसलम पे वो अपना आधिकारिक राजधानी बताता है, जबकि वास्तविक राजधानी तेल अवीव है। करेंसी इजराइल शेकेल है। प्रेसिडेंट इज़ाक हर्जोग हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के बेंजामिन नेतान्याहू। तो वर्ल्ड लोकेशन में जो भी कंट्री हैं उनको आप देखिए। भारत में बने फाइटर एयरक्राफ्ट ने पहली बार उड़ान भरी है। 28 मार्च को भारत में बन रहे LCA तेजस मार्क 1A सीरीज़ के पहले फाइटर एयरक्राफ्ट LA-50-33 ने पहली बार उड़ान भरी है। बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के केंद्र से उड़ान भरने के बाद विमान 15 मिनट तक हवा में रहा। तस्वीर में आप देख सकते हैं LCA मार्क 1A। इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता है। सिंगल इंजन फाइटर जेट की रेंज बढ़ाने में मदद करता है ये। तो पुराने तेजस विमान से काफ़ी मॉडिफाइड, अपडेटेड हैं और इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल रडार लगा हुआ है, जो कि पुराने रेंज से काफ़ी बेहतर है। HAL के चीफ टेस्ट पायलट फिक्स्ड विंग ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल ने इस विमान को उड़ाया। LCA तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट LCA MK का एडवांस वर्जन है। इसे इंडियन एयरफोर्स में पहले ही शामिल किया जा चुका है। इसे बेंगलुरु स्थित DRDO लैब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डेवलप किया है। तो याद रखेंगे किस लैब में इसे डेवलप किया गया है। DRDO लैब एरोनॉटिकल डेवलप एजेंसी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विमान का निर्माण कर रही है। HAL को 2021 में भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस मार्क 1A के निर्माण के लिए 46,898 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था कंपनी के पास। मार्च 2024 से फरवरी 2028 तक 83 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी करने का समय है। तो अगले लगभग 4 वर्षों में 83 एयरक्राफ्ट डिलीवरी करने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है HAL को। आगे खबर है फाइनेंशियल सेक्टर से। मुंबई पहली बार एशिया की बिलियनियर कैपिटल बनी है। 26 मार्च को हुरुन रिसर्च की 2024 की ग्लोबल रिच लिस्ट जारी हुई। इस लिस्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गई है। मुंबई ने पहली बार चीन की राजधानी बीजिंग को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया है। यहाँ 603 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 92 अरबपति रहते हैं, जबकि बीजिंग के 16,000 स्क्वायर किलोमीटर में 91 अरबपति हैं। तो लिस्ट में आप देख सकते हैं पहले नंबर पर है न्यूयॉर्क, जहाँ पर 119 अरबपति हैं। लंदन दूसरे नंबर पर है 97। मुंबई तीसरे नंबर पर आ चुका है 92। तो ये लिस्ट हरुन रिच द्वारा जारी की गई है। मुंबई अब ग्लोबली इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। चीन में 814 बिलियनियर रहते हैं, जबकि भारत में 271 बिलियनियर हैं। पिछले एक साल में मुंबई में 26 नए लोग बिलियनियर बने हैं, जबकि बीजिंग में केवल 18 लोग इस लिस्ट से 18 लोग बाहर हो गए हैं। पहले नंबर पर न्यूयॉर्क है, यहाँ 119 बिलियनियर रहते हैं, जबकि लंदन दूसरे नंबर पर है। बिलियनियर उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास $1 बिलियन यानी करीब 8,333 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है। दुनिया के टॉप 10 बिलियनियर में सिर्फ मुकेश अंबानी 9.43 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ इकलौते भारतीय हैं। आगे खबर है अडानी पोर्ट्स ने गोपालपुर
पोर्ट्स की 95% हिस्सेदारी खरीद ली है। 26 मार्च को गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स ने एक और पोर्ट यानी बंदरगाह को खरीद लिया है। एक्सचेंज पर जानकारी के मुताबिक गोपालपुर पोर्ट्स में 95% की हिस्सेदारी खरीदी है। यह डील 3080 करोड़ रुपए में हुई है। यह अडानी पोर्ट्स का 14वां पोर्ट होगा। अडानी पोर्ट भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर और एंड टू एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है। जानकारी के लिए आपको बता दें, गोपालपुर पोर्ट्स जो कि उड़ीसा में स्थित है, तो इसकी लोकेशन उड़ीसा में है। मैप में आप देख सकते हैं। देश के 13 बड़े पोर्ट चलाती है अडानी पोर्ट्स। इसमें मुंद्रा जो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है, हज़ारी पोर्ट, मार्मोगुआ टर्मिनल, तो मैप में आप देख सकते हैं, इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। अडानी पोर्ट्स ने सारपूजी पालोनजी पोर्ट मेंटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड से 56% हिस्सेदारी भी खरीदी है। सारपूजी पलोंजी पोर्ट मेंटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड सारपूजी पलोंजी ग्रुप का एक हिस्सा है। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स ने उड़ीसा स्टीवडोर्स लिमिटेड से 39% हिस्सेदारी खरीदी है। इस पोर्ट्स पर कई तरह के ड्राई बल्क और ब्रेक बल्क कार्गो को हैंडल किया जाता है। ड्राई बल्क और ब्रेक बल्क कार्गो जो बड़े विमान होते हैं, जिनमें कई हज़ार टन को एक देश के बंदरगाह से दूसरे देश के बंदरगाह को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यह एक डीप ड्राफ्ट मल्टी कार्गो पोर्ट है जो लोहा, कोयला, चूना पत्थर, इल्मेनाइट, रेत, एल्यूमिना सहित सूखे थोक कार्गो के विविध मिश्रणों को संभालता है। तो आगे खबर है पॉलिटिकल फैक्टर से। कांग्रेस को आईटी ने 1830 करोड़ का नोटिस भेजा है। बीते 29 मार्च को इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को 1823 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया है। यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर 4600 करोड़ रुपए टैक्स वायलेशन का आरोप भी लगाया है। तस्वीर में एज़म आकर ने कहा है कि कांग्रेस को टैक्स रिटर्न में 1823 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए आईटी विभाग से नया नोटिस मिला है। कांग्रेस और अन्य समान विचारधारा वाले दलों को भाजपा का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इनकम टैक्स विभाग द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। तो चुनावी माहौल में एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर इस प्रकार के बयानबाजी करते रहते हैं, और हालांकि ये प्रक्रिया, ये जो असेसमेंट है 2017-18 से 2020-21 के लिए डिमांड नोटिस जारी किया गया है। तो राशि याद रखेंगे आप, 1823 करोड़ रुपए का। अडानी ग्रुप की कच्छ कॉपर ने प्रोडक्शन शुरू किया है। 28 मार्च को अडानी ग्रुप की कंपनी कच्छ कॉपर ने मुंद्रा स्थित ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। कंपनी ने इस रिफाइनरी से कैथोड का पहला बैच कस्टमर्स भी भेज दिया है। इसके साथ ही ग्रुप ने मेटल इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रख दिया है। तो अडानी ग्रुप कंपनी ने पहली बार मेटल इंडस्ट्री यानी कि वो अब कॉपर प्रोडक्शन भी शुरू करेगी। इसके लिए 10,008 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, लगभग $1.2 बिलियन किया है अडानी ग्रुप ने। कॉपर स्मेल्टिंग के इस प्लांट को 2 फेज़ में पूरा किया जाना है। इसके पहले फेज़ में 5 लाख टन कॉपर का सालाना प्रोडक्शन होगा। साथ ही दूसरे फेज़ में भी इतने ही, यानी कि 5 लाख टन, यानी कुल मिलाकर 10 लाख टन सालाना प्रोडक्शन किया जाएगा। और इस प्रकार से यह सिंगल लोकेशन में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मेटल स्मेल्टर होगा। कंपनी कच्छ कॉपर ट्यूब लिमिटेड भी बनाने में काम कर रही है। कंपनी यहां से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए कॉपर ट्यूब का प्रोडक्शन करेगी। भारत ने कॉपर प्रोडक्शन क्षमता को तेज़ी से बढ़ाकर चीन और दूसरे देशों के लिस्ट में शामिल हो गया है। भारत अपने ज़रूरतों का 90% कॉपर साउथ अमेरिका सहित कई अन्य देशों से भी इंपोर्ट करता है। तो यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी और भारत में कॉपर का प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ेगा। विक्रम रॉकेट के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया जा चुका है। बीते 28 मार्च को भारत की पहली प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम-1 रॉकेट के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया है। कंपनी ने यह परीक्षण इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर पर किया। स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम-1 के दूसरे चरण को कलाम 250 नाम दिया है। तो ये नाम याद रखेंगे आप कि इस
मिशन को यानी विक्रम-1 को उन्होंने क्या नाम दिया है? कलाम 250। कलाम 250 हाई पावर कार्बन मिक्स्ड रॉकेट मोटर है। यह रॉकेट को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर स्पेस वैक्यूम तक ले जाएगी। यह परीक्षण 85 सेकंड तक चला, जिसमें 186 किलो न्यूटन का हाई लेवल सी लेवल थ्रस्ट तक रिकॉर्ड किया गया है। इसे रॉकेट की उड़ान में लगभग 235 किलो न्यूटन तक कन्वर्ट कर दिया जाएगा। स्काई रूट एरोस्पेस ने नवंबर 2022 में विक्रम एस का परीक्षण किया था। इसके साथ ही वह सब ऑर्बिटल रॉकेट प्रक्षेपित करने वाली देश की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है। तो याद रखेंगे, पहली प्राइवेट कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस। लंदन के साइंस म्यूज़ियम में खुली अडानी ग्रीन एनर्जी गैलरी। तो विदेश में किसी भारतीय उद्योगपति द्वारा ग्रीन एनर्जी गैलरी का उद्घाटन किया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इस गैलरी में पर्यावरण में सस्टेनेबिलिटी, बदलाव करने वाले टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट साइंस के बारे में जानकारी देने वाली चीज़ों को शोकेस किया गया है। यह एक फ्री गैलरी है। तो इसका उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? लंदन में। इसका नाम है एनर्जी रिवॉल्यूशन द अडानी ग्रीन एनर्जी गैलरी। इस गैलरी में स्पेस एजुकेशन के लिए फ्यूचर प्लैनेट सेक्शन भी दिया गया है। इसमें प्लैनेट के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर बेस्ड मॉडल शोकेस किया गया है। अडानी और अंबानी अब पहली बार साथ साथ आए हैं। 27 मार्च को मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने गौतम अडानी की अडानी पावर से मध्य प्रदेश पावर लिमिटेड में पावर प्रोजेक्ट में 26% की हिस्सेदारी खरीदी है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने प्लांट की 500 मेगावाट बिजली का खुद इस्तेमाल करने के लिए एक एग्रीमेंट भी साइन किया है। रिलायंस अडानी पावर लिमिटेड ने सब्सिडियरी कंपनी महान एनर्जेन लिमिटेड के 5 करोड़ इक्विटी शेयर भी खरीदेगी। रिलायंस भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी, जिसका मार्केट कैप लगभग 2,14,10.63 करोड़ रुपए है। माफ़ कीजिएगा, 20,14,10.63 करोड़ रुपए है। गौतम अडानी का अडानी पावर भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल प्रोड्यूसर भी है। तो अब दो दिग्गज उद्योगपति एक साथ मिलकर कार्य। फ्लोरिडा, जो कि एक उत्तर अमेरिकी राज्य है, वहाँ के गवर्नर सेंटिंस ने एक कानून पास किया है, जिसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और यह कानून 2025 से लागू होगा। बीते 25 मार्च को अमेरिका के फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सेंटिंस ने सोशल मीडिया के रिस्ट्रिक्शन को लेकर यह कानून को मंजूरी दी है। ऐसे कानून अब भारत में भी लागू होने चाहिए। तो विस्तार में जानेंगे क्या है। 14 से 15 साल के बच्चे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का इस्तेमाल तभी कर सकेंगे जब उनके पेरेंट्स इसकी लिखित मंजूरी देंगे। कंपनियों से कहा गया है कि वे 14 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट कर दें। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि वे एज वेरिफिकेशन के साथ एक्टिव रहें। अगर कोई कंपनी 14 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट नहीं करती है, तो उसे संबंधित बच्चे को $10,000 मुआवजा देना होगा। इसके अलावा कंपनी पर $50,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो इस प्रकार के कानून भारत में लागू होने चाहिए। इससे बच्चों के शैक्षिक स्तर पर काफ़ी प्रभाव होता है, और डिजिटलाइजेशन एरा में आजकल के बच्चे जो भी हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो फ्लोरिडा ने जो ये कानून पास किया है, ये बहुत ही बेहतर किया है। आगे खबर है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए एमडी और सीईओ निधि सक्सेना को बनाया गया। पब्लिक सेक्टर के बैंक एमडी और सीईओ की नियुक्ति केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो FSIB के तहत की जाती है। और चित्र में आप देख सकते हैं निधि सक्सेना, जिनके पास 26 साल का बैंकिंग करियर एक्सपीरियंस है। इन्हें ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ऋतुराज अवस्थी लोकपाल न्यायिक सदस्य बने हैं। 27 मार्च को जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति AM खानविलकर ने अवस्थी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। जस्टिस अवस्थी 2022 में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष भी बने थे।
ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा और एचपी की डील हुई है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग बीते 27 मार्च को टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी लिमिटेड यानी TPEM ने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के साथ डील साइन की है। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर बजाज राजन, जो कि तस्वीर में बाएं ओर हैं, और इन्होंने कहा है देश में ईवी की खरीदारी बढ़ रही है, ऐसे में चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में भारत में ईवी को मेन स्ट्रीम में लाने में मदद मिलेगी। दोनों कंपनियों ने मिलकर देश के मेजर लोकेशन में स्थित HP यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 21,000 से ज़्यादा फ्यूल स्टेशनों पेट्रोल पंप पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाएंगी। इससे 1.2 लाख टाटा ईवी कस्टमर्स को सीधा फ़ायदा मिलेगा। चार्जिंग स्टेशनों पर सुविधाजनक पेमेंट के लिए दोनों कंपनियां रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID के साथ भी काम कर रही हैं। भारत के ईवी मार्केट में टाटा की 68% हिस्सेदारी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ने दिसंबर 2024 तक 5,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के टारगेट पर काम कर रही हैं। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी लिमिटेड 68% से अधिक हिस्सेदारी के साथ इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मार्केट लीडर है। तो टाटा ईवी का सबसे बड़ा मार्केट लीडर है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट खबर है, मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में पहली बार सऊदी अरब पार्टिसिपेट करेगा। सऊदी अरब की मॉडल रूमी अलका हतानी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह घोषणा की है। पहली बार है जब सऊदी अरब अपने देश से मिस यूनिवर्स के लिए कंटेस्टेंट भेज रहा है। 27 वर्षीय मॉडल रूम अलका हतानी सऊदी अरब की राजधानी रियाद की रहने वाली हैं। वे मॉडल होने के साथ साथ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। मिस यूनिवर्स ब्यूटी पीजेंट 1952 में पहली बार हुआ, जिसमें लेबनान और बहरीन जैसे अरब देशों की लड़कियां ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती रहीं। तो ये तस्वीर है रूशी अलका हतानी की, और इन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं मिस यूनिवर्स 2024 में हिस्सा लेने जा रही हूँ और ये पार्टिसिपेट करने वाली पहली सऊदी महिला बनेगी। बता दें आपको, सऊदी अरब में महिलाओं को बहुत सारे प्रतिबंध दिए गए उनके अधिकारों को लेकर, लेकिन धीरे धीरे अब उन्हें बहाल भी किया जा रहा है, तो याद रखेंगे। आगे खबर है, एडिशनल जज बनेंगे मोहम्मद यूसुफ वानी। 25 मार्च को श्रीनगर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस N कोटेश्वर सिंह ने मोहम्मद यूसुफ वानी को एडिशनल जज के रूप में शपथ दिलाई है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में जजों की संख्या चीफ जस्टिस समेत 16 हो गई है। ठीक है, एक चीफ जस्टिस और बाकी 15 अन्य जज होंगे। मोहम्मद यूसुफ वानी को 2 साल के लिए एडिशनल जज नियुक्त किया गया है। हंसा मिश्रा को संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। हंसा मिश्रा को इस नियुक्ति के लिए केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत 5 साल की अवधि या आदेश तक जो भी पहले हो उसके लिए चुना गया है। हंसा मिश्रा 2010 बैच की भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा IA और AS में से हैं। केंद्रीय प्रति नियुक्ति के लिए उनके चयन की सिफारिश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। UPSC के निदेशक के रूप में हंसा मिश्रा के कार्यकाल में विभिन्न सरकारी पदों के लिए भर्ती और चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां शामिल होने की संभावना भी है। चुनाव आयोग ने एक ऐप सक्षम ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप दिव्यांगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर सुविधाओं का लाभ लेने के लिए लॉन्च किया गया है। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों पर स्वयंसेवक, व्हीलचेयर और दिव्यांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था भी रहेगी। रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद नहीं रहे, उनका निधन हो चुका है। उन्होंने 95 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। स्वामी स्मरणानंद 2017 में मिशन के 16वें अध्यक्ष बने थे। वे स्वामी आत्म स्थानंद की मृत्यु के बाद 17 जुलाई 2017 को अध्यक्ष का पद संभाला था। 22 साल की उम्र में उन्होंने मठवासी जीवन अपना लिया था। महाराष्ट्र के ATS चीफ सदानंद दाते NIA के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। तो तस्वीर में आप देख लें, IPS सदानंद वसंत जो हैं वो 26/11 के मुंबई हमलों में मुंबई पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन में भी शामिल थे, और इस कार्य के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो बीते 26 मार्च को
केंद्र सरकार ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF, स्पेशल प्रोडक्शन फोर्स यानी SPG और पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्ति के आदेश दिए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS के चीफ और महाराष्ट्र कैडर के 1900 बैच के IPS ऑफिसर सदानंद वसंतदाते को दी गई है। अब वे NIA के नए डायरेक्टर जनरल होंगे। अंतिम खबर है, सब जूनियर बॉक्सिंग में हरियाणा ने टॉप किया है। हरियाणा ने पुरुष कैटेगरी में 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 9 मेडल जीते हैं। हरियाणा की महिला कैटेगरी में 7 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस लिस्ट में दिल्ली 8 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र 6 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर रहा है। और इस टूर्नामेंट में कुल 612 बॉक्सर्स ने हिस्सा लिया था, जिनमें 337 पुरुष और 275 महिलाएं शामिल थी। तो सब जूनियर बॉक्सिंग में हरियाणा ने टॉप किया है, याद रखेंगे। तो आज के इस करंट अफेयर सेशन में बस इतना ही। यदि यह आपको प्रयास या मेरा प्रयास आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मुझे सपोर्ट करें। PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। धन्यवाद।